नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की बड़ी खास खबरों पर नज़र डालते हुए जीएसटी मुआवजे पर राज्यों को 2 विकल्प, 7 दिन में फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मुहर्रम पर जुलूस निकालने की अनुमति। चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेसी नेता निशाने पर, जितिन प्रसाद का विरोध। सुशांत के पिता का सनसनीखेज दावा, रिया मेरे बेटे को जहर दे रही थी। नौकरशाही जिहाद शो को लेकर सुरेश चौहान पर कार्रवाई की मांग। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की सदस्यता चुन लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। जीएसटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका है। 5 घंटे तक चली इस बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। मुआवजे की भरपाई को लेकर जो 2 विकल्प दिए गए हैं, उसमें पहला विकल्प ये है कि राज्यों को रिजर्व बैंक से 97,000 करोड़ का विशेष कर्ज मिलेगा, जिस पर ब्याज दर बहुत कम होगा। दूसरा विकल्प यह है कि पूरा 2.35 लाख करोड़ का जो गैप है राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक की मदद से वहन किया जाएगा। इसके लिए राज्यों को 7 दिन का समय दिया गया है। बता दें कि कोरोना की वजह से परेशान राज्य चाहते हैं कि केंद्र कर्ज उठाए और उनको दे, जबकि केंद्र चाहता है कि राज्य ही कर्ज उठाएं। बैठक में गैर राजक दलों के शासन वाले राज्य इस बात पर जोर दिया उन्होंने कि घाटे की कमी को पूरा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि केंद्र सरकार ने कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा कि अगर कलेक्शन में कमी होती है तो इसकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बता दें कि कोरोना के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। राज्यों के पास पैसे नहीं हैं और उनको केंद्र से मुआवजे की दरकार है, क्योंकि जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत राज्यों को वादा किया गया था, उसमें ऐसा प्रावधान है कि अगर राजस्व में घाटा होता है तो जीएसटी लागू होने के 5 सालों तक केंद्र उसकी भरपाई करेगा, यानी राज्यों को मुआवजा देगा। तो केंद्र सरकार ने जो 2 विकल्प दिए हैं वो यही बताता है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है, मुकर रहा है। उसे राज्यों को मुआवजा देना है, कानून के तहत देना है, लेकिन अब वो राज्यों के से कह रहा है कि आप कम दरों पर ब्याज ले लो, कर्ज ले लीजिए, यानी कर्ज लेना पड़ेगा राज्यों को, जबकि वो मुआवजे के हकदार हैं। या फिर उनके सामने जो दूसरा विकल्प दिया गया है कि रिजर्व बैंक उनको ये जो गैप है उसकी भरपाई करेगा। तो ये केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक के मत्थे मढ़ दी है, यानी अपने बजट को कम दिखाने के लिए, उसमें आंकड़े की बाजीगरी करने के लिए उसने अपना पल्ला झाड़ लिया है और एक तरफ राज्यों को फंसा रही है वो, और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक को फंसा रही है। ये एक खेल है जिसे समझना चाहिए कि केंद्र सरकार कैसे राज्यों को भी बेवकूफ़ बना रही है, रिजर्व बैंक को भी बेवकूफ़ बना रही है और पूरे देश को बेवकूफ़ बना रही है। जबकि उसने जीएसटी का कानून बनाते समय वादा किया था कि 5 साल तक वो राज्यों को मुआवजा देगी। स्थितियां जो भी हैं, जिस तरह से भी हैं, उसे मैनेज करना चाहिए था। कर्ज उसे खुद लेना चाहिए था और कर्ज लेकर भरपाई करनी चाहिए थी। तो ये केंद्र सरकार को भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन अब उसने गेंद राज्यों के पाले में फेंक दिया और हवाला दिया है कानून का कि उसने कानूनी राय ली है। और जाहिर है कि अटॉर्नी जनरल से अगर वो राय लेंगे तो अटॉर्नी जनरल उनका नियुक्त किया हुआ व्यक्ति है, तो वो उनके फेवर में ही राय देगा। तो जैसी राय वो चाहती थी वैसी राय उसने ले ली है और उसके आधार पर ये राज्यों के तरफ गेंद फेंक दी है कि अब वो जैसे चाहे खेलें, हमने अपना काम कर दिया है। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जुलूस निकालने की इजाज़त देंगे तो अराजकता फैलेगी और एक विशेष समुदाय विशेष को
कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथपुरी यात्रा की दलील दी, जिसमें रथ यात्रा को निकालने की अनुमति दी गई थी, जिस पर प्रधान न्यायाधीश एस बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाज़त मांग रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा एक खास जगह पर होती है जहां रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अभी हाल ही में पर्युषण पर्व पर मुंबई में जैन मंदिरों को खोलने की भी दलील दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो सीमित जगह के लिए आदेश था। कोर्ट ने कहा तमिलनाडु में गणेश पर्व के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं याचिकाकर्ता ने जब 5 लोगों के साथ जुलूस निकालने की बात कही और कहा कि ये तो हर साल जुलूस निकाला जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना हर साल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जो रवैया दिखाया है उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे ये अर्थ भी निकलते हैं कि कहीं वो दोहरा मानदंड तो अपना नहीं रहा है, एक मुसलमानों के मामले में और एक दूसरे धर्मों के मामले में। पूरे देश में लॉकडाउन खुल चुका है, बहुत ही कम जगहों पर आंशिक लॉकडाउन है, शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं और इसी कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट और जेईई की परीक्षाएं आयोजित की जाएं, जिसमें लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऐसी तमाम गतिविधियों को हरी झंडी देता जा रहा है जिसमें इतने बड़े पैमाने लोगों की भागीदारी होगी, और दूसरी तरफ मुहर्रम के जुलूस के लिए केवल 5 आदमियों से निकालने की बात हो रही है और उसमें उसे लग रहा है कि कोरोना फैलेगा और बहाना ये बनाया जा रहा है कि इससे दूसरे समुदायों को मौका मिलेगा आपको टारगेट करने का कि आप कोरोना फैला रहे हैं। तो ये एक झूठा भ्रम और झूठा डर पैदा किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक ये जो राय बनती जा रही है कि उसके फैसले पक्षपातपूर्ण होते हैं या किसी एक समुदाय को, किसी एक पक्ष को, कभी सरकार को वो फेवर कर रही है, इससे और वो राय दृढ़ होगी। कायदे से इसको राज्यों को निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि बहुत ही सीमित स्तर पर इस तरह के जुलूस को सीमित जगहों पर निकालने की अनुमति दी जाए। भले ही लंबी यात्रा तय न करें और 5 लोगों में तो जुलूस निकल ही सकता है, जब ये याचिकाकर्ता की मांग थी तो उस पर विचार किया जा सकता था। और अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश की इन खबरों को पर जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको आप अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते चलें। बहुत ही संयमित भाषा में, आलोचना से कोई हमें परहेज़ नहीं है, लेकिन भाषा का संयम रखें और अपने अच्छे विचार इसमें रखें ताकि दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित हों और हमें भी लगे कि इन विचारों को हम कभी अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में चिट्ठी लिखने वाले नेताओं की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, उनको पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों में से एक जितिन प्रसाद का अब यूपी में विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके इसे गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितिन प्रसाद को कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस को भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय अपनी ही पार्टी के नेता को निशाना बनाने में मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं उनके इस ट्वीट से परोक्ष रूप से सहमति जताते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, भविष्य ज्ञानी। बता दें बुधवार को लखीमपुर खीरी जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में जितिन प्रसाद समेत अन्य नेताओं के सोनिया गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। बाद में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि सोनिया गांधी पार्टी की एक सर्वमान्य नेता हैं। वह लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में पूरा विश्वास रखते हैं। वक्ताओं ने कहा कि जो काम भाजपा कर रही वही काम इन लोगों ने किया है। उधर कांग्रेस ने मोदी सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेशों पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में चिट्ठी लिखने वाले किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है, जिससे साफ हो जा गया है कि अब ये नेता पार्टी के भीतर ही निशाने पर आ गए हैं। साफ लग रहा है कि पार्टी जो है एक तरह से विनाश काले विपरीत बुद्धि जिसको कहते हैं उस राह पर चल पड़ी है। और होना ये चाहिए था कि जो पत्र लेखक हैं उन्होंने सही मुद्दे को उठाया था और उसको ध्यान रखते हुए उस पर गंभीरता से विचार किया जाता, कांग्रेस को सुधारने के लिए सही रास्ते पर लाने की कोशिशें की जाती, जो कि
इनके पत्र का मकसद भी था। ना तो उस पत्र में सोनिया गांधी का विरोध था, न राहुल गांधी का विरोध था, न गांधी परिवार का विरोध था। कांग्रेस में जो जड़ता आ गई है, जिस परिवर्तन की, जिस सुधार की ज़रूरत है, उसको रेखांकित किया गया था। तो अब ये जो चापलूसी का तंत्र है कांग्रेस के अंदर, चापलूस संस्कृति है चाटुकारिता की, वो अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर इन पर हमला कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सोनिया गांधी या जो हाई कमान है वो भी इन पर हमला कर रहा है, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेताओं को इस तरह की कमेटी जो बन रही हैं उनसे बाहर रखना ये बताता है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार या हाई कमान के अंदर भी इनको लेकर नाराज़गी है, गुस्सा है और इन्हें साइड लाइन करने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी के दबाव में हो रही हों या सोनिया गांधी ये खुद महसूस कर रही हों। अगली खबर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ की जा रही पुलिस जांच के बीच अब इस पूरे मामले में ड्रग्स के एंगल का विवाद शुरू हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा ड्रग्स के सबूत मिलने की बात कहे जाने के बाद सुशांत के पिता ने अब धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगा दिया है कि उसने हत्या की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो मेरे बेटे को जहर दे रही थी। इस पर रिया चक्रवर्ती के वकील ने रिया के ड्रग्स से लिंक के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ब्लड टेस्ट करा लिया जाए। सुशांत का ये मामला जब से आया है तब से ही काफ़ी उलझा हुआ है। अलग अलग स्तर पर जांच चल रही है। 2 अलग अलग राज्यों की पुलिस की शुरुआती जांच के बाद जब विवाद हो गया तो ये पूरा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। हालांकि इसमें एक और एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। यानी इस जांच के दौरान ईडी को ड्रग्स के सबूत मिले तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जाँच भी इसमें शामिल हो गई। यानी फिलहाल 3 एजेंसियां सुशांत सिंह मौत मामले में जांच कर रही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठने के बाद उनके वकील सतीश मोहन शिंदे ने कहा, रिया ने कभी भी अपने जीवन में ड्रग्स नहीं ली है, वो खून की जांच कराने के लिए तैयार है। बहरहाल ईडी की जांच के मामले में रिया के वकील ने कहा कि सभी आरोप रिया को फंसाने के उद्देश्य से गढ़े गए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिया के मामले को इस तरह से मोड़ दिया जा रहा है और ड्रग्स का मामला जो निकल कर आया है वो जाहिर करता है कि सुशांत और कहीं ना कहीं ड्रग्स के प्रभाव में थे। और जो सुशांत के पिता कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को वो हत्यारिन कह रहे हैं, ये एक कहना चाहिए कि मामले को प्रभावित करने की कोशिश है। इस पूरे मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। इस मामले में जो मीडिया ट्रायल हो रहा है वो भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया में तरह तरह की इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिनमें से कुछ अपुष्ट हैं, कुछ पुष्ट हैं, कुछ अपनी तुक्कड़बाजी की वजह से हो रही हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि सुशांत का मामला एक तो जो जितना बड़ा नहीं था उतना बड़ा बना दिया गया है। इतनी सारी एजेंसियां उसमें शामिल हो गई हैं और वो प्रचार की भूखी हैं, जो हर एक बात की जानकारी मीडिया को दे रही हैं और जो इस तरह से मीडिया में फैल रही हैं। तो ये एक इस पूरी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए और रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल ना हो, उनके परिवार वालों की मानहानि ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी निजता का हनन नहीं होना चाहिए और जो कुछ भी मीडिया में है उस पर नियंत्रण लगना चाहिए, इस तरह से खबरों को तोड़ने मरोड़ने और मीडिया ट्रायल करने पर। अगली खबर लेते हैं। पत्रकारिता के गिरते स्तर का एक नमूना आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वर्तमान और पूर्व नौकरशाहों ने इसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई है। दरअसल सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चौहाड़के ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जो उनके आने वाले न्यूज़ शो का प्रोमो है। इस प्रोमो में वो खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और सिविल सेवा में बढ़ती मुसलमानों की संख्या पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर कैसे मुसलमान आईएएस आईपीएस में बढ़ गए हैं। वो इसको मुसलमानों की घुसपैठ कहते हुए सुने जा सकते हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि देश की सबसे कठिन परीक्षा में मुसलमानों के सबसे अधिक मार्क्स लाने का आखिर राज क्या है। उनके नफरती बोल यही नहीं थमते हैं। वो कहते हैं कि सोचिए कि अगर जामिया के जिहादी आपके ज़िलाधिकारी और मंत्रालय में सचिव हो गए तो क्या होगा। वो इसको कार्यपालिका पर कब्जे की एक साजिश बताते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने शो का नाम नौकरशाही जिहाद रखा है। लेकिन प्रोमो के अपलोड होते ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद तहसीन पूनावाला ने सुरेश चौहाड़के के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी है।
वहीं वर्तमान से लेकर पूर्व नौकरशाहों ने इसकी कड़ी निंदा की है और संपादक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से न्यूज़ फैलाकर वो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन में यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता पर संदेह जता रहे हैं। यही नहीं, आईपीएस एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके ऐसी पत्रकारिता को गैर जिम्मेदाराना बताया और कड़ी निंदा की है। पुलिसिंग पर स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि पिछले साल के मुताबिक इस साल सिविल सेवा में लगभग 40% मुस्लिम अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि कुल उम्मीदवारों में देखा जाए तो वे केवल 4% ही हैं। तो ये जो सुरेश चौहान के हैं, दरअसल कहना चाहिए कि उन्माद फैलाने वाले व्यक्ति हैं। ये न पत्रकार हैं न संपादक हैं। एक इनका चैनल है सुदर्शन नाम का, जो कि जिसका 24 घंटे यही काम है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर फैलाना, विष वमन करना, समाज में वैमनस्यता पैदा करना, टकराव पैदा करना, हिंसा के हालात बनाना। तो ये इसे न्यूज़ चैनल कहना गलत होगा। ये प्रोपेगेंडा चैनल है और नफ़रत फैलाने वाला चैनल है। इसका लाइसेंस तुरंत ज़ब्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। ये व्यक्ति लगातार इसी तरह के हरकतों में शामिल रहा है, लिप्त रहा है। इस तरह के व्यक्ति का समाज में खुलेआम घूमना और इस तरह की बातें करना समाज के लिए, देश के लिए हानिकारक है, देश की अखंडता के लिए नुकसानदेह है। इसके खिलाफ जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई होनी चाहिए और जो मीडिया के एसोसिएशन है उनको कार्रवाई करना चाहिए। तमाम जो संगठन हैं आईपीएस आईएएस के, वो सब इसको गलत बता रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और यूपीएससी जो कि एक निष्पक्ष एक तरह से संस्था इस मामले में मानी जाती है, उस पर ये संदेह खड़े किए कर रहे हैं कि जैसे ये संस्था ही इस तरह से बायस है कि वो मुसलमानों को ज़्यादा चुन रही है, जबकि उनकी संख्या बहुत कम है। हकीकत ये है कि संख्या उनकी कम है। ये बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश की जा रही ताकि हिंदुओं में उनके प्रति नफ़रत और बढ़े, उनके प्रति गुस्सा और बढ़े, उनके प्रति संदेह का वातावरण और बढ़े। और ये बहुत ही दुखद है। इसे किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए। इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, सींचों के पीछे होना चाहिए। ये अपराधी है, दरअसल पत्रकार नहीं है। और आइए अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर पिछले 4 महीनों से जारी तनाव पर अब भारत के विदेश मंत्री ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में जारी संकट 1962 के बाद से सबसे गंभीर है। न्यूज़ पोर्टल रेडिफ को दिए इंटरव्यू में जयशंकर ने अपनी किताब के लॉन्च से पहले कहा कि 45 साल बाद इस सीमा पर सैनिक हताहत हुए हैं। एलसी के दोनों तरफ जिस संख्या बल में सैनिक तैनात किए गए हैं वो भी अभूतपूर्व है। जयशंकर ने आगे कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद तभी खत्म हो सकता है जब सभी समझौतों और पहले से मानी हुई बातों का सम्मान किया जाए और एक तरफा तरीके से पहले की स्थिति को न बदला जाए। विदेश मंत्री ने कहा कि वे चीन से सैन्य और राजनीतिक जरियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि चीन की सेनाएं पिछले 4 महीनों से लद्दाख से लगी सीमाओं पर पैर जमाए हुए हैं। जहां गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं कुछ पीछे हटी हैं, वहीं पैंगोंग सो, गोगरा पॉइंट और डेप्सांग इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अभी भी जमी हुई है। वहीं हाल में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने का पहला संकेत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बयान के साथ सामने आया था। रावत ने कहा था कि चीन से अगर बातचीत के जरिए विवाद नहीं सुलझता है तो हमारे पास सैन्य विकल्प भी खुला है। तो जिस बात को सरकार लगातार छिपाने की कोशिश कर रही है वो बार बार उभर कर सामने आ रही हैं। जनरल रावत के बयान से सामने आई थी। अब जयशंकर भी खुलेआम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत तनावपूर्ण हैं और किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से नाना करते हुए भी वो तमाम जानकारियां अब पब्लिक डोमेन में आ गई, हमारे आपके बीच में आ गई हैं कि चीनी सेना ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और हमारी सरकार उसको पीछे हटाने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है। बातचीत की आड़ में, बातचीत के ज़रिए समाधान ढूंढने की आड़ में वो अपना चेहरा छुपा रही है। तो ये बहुत साफ है कि सरकार अब पूरी तरह से बेपर्दा हो चुकी है और उसके पास अब झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सच तो सब जान चुके हैं और वो झूठ जो बोल रही है वो भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता है।
उसके दावों की को खोखलापन को जाहिर कर रहा है। और अब बुलेटिन ख़त्म करते समय कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें कि राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीन पर सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। वैक्सीन पर जैसे काम होना चाहिए, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, उसमें सरकार उतनी चुस्त नहीं दिख रही है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 75,760 मामले सामने आए हैं। ये अब तक के सबसे बड़े आंकड़े हैं, सबसे बुरे डरावने आंकड़े हैं। भारत में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33,25,000 के पार चला गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,42,00,000 के पार चला गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर आऊँगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।